हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। कल हमने ये तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध एक नए चैप्टर से शुरुआत की थी। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध से हम कल पृथ्वीराज तृतीय के बारे में थोड़ा सा जाने और मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा जाने और मोहम्मद गौरी के भारत पर अभियान के कारण मैंने आपको 4 बताए थे। पहला आप कहोगे भारत पर आक्रमण करना या विजय प्राप्त करना। दूसरा, लाहौर में एक शासक था खुसरो शाह मलिक। ये कौन था? ये गजनवी वंश का अंतिम शासक या वंशज कह देंगे। ये यहां था खुसरो शाह मलिक। अब अलाउद्दीन के बारे में आपने जाना होगा कि अलाउद्दीन ने गजनवी को या गजनी को लगातार 7 दिनों तक जलाया था। केवल महमूद गजनवी की कब्र को छोड़कर उसने सबका तहस नहस करा, यानी कि 7 दिन तक गजनी को जलाया। और यहाँ का एक अंतिम शासक या उनका वंशज खुसरो शाह मलिक शासन कर रहा था, तो इसको भी पराजित करना था। ये भी एक कारण था। तीसरा आप कहोगे शिहाबुद्दीन और ग्यासुद्दीन दोनों भाइयों में एक समझौता हुआ। ग्यासुद्दीन कहने लगा कि मैं पश्चिम की ओर आक्रमण करूंगा और तुम कर दो पूर्व की ओर आक्रमण कर दो, अपने साम्राज्य का विस्तार करो। ठीक, इसके बाद एक चौथा भी आक्रमण था कि धन दौलत लूटना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। यह भी मैंने चौथा आक्रमण बताया था। तो आज हम पढ़ते हैं प्रमुख अभियानों के बारे में। प्रमुख अभियान हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी के। हेडिंग डालेंगे प्रमुख अभियान। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको थोड़ा बताता जाऊं और पढ़ाता जाऊं, तो आप भी थोड़ा प्रयास करें कि जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी और पेन के साथ बैठें। क्योंकि अगर हम वीडियो को ऐसे ही देख लें तो फीड नहीं होगा दिमाग में। फीड तब होता है जब हम अपने हाथ से लिखते हैं और माइंड के द्वारा अपने नोट्स बनाते रहते हैं, तो तब जाकर दिमाग में फीड होता है। तो आपसे मेरा निवेदन है, तो आप इसको ज़रूर कॉपी और पेन के साथ जरूर बैठें और लिखें। प्रमुख अभियानों में उत्तर पश्चिम की ओर, भारत के उत्तर पश्चिम की ओर 3 स्वतंत्र राज्य हैं या प्रांत कह देंगे। पहला, एक है मुल्तान। तो मुल्तान में यहाँ कौन शासन कर रहा है? यहाँ शिया संप्रदाय के लोग हैं, यानी कि करमाथियों का शासन है। एक बात, करमाथियों का शासन। दूसरा आप कहोगे लाहौर का मैंने अभी बताया। तो लाहौर में यहाँ कौन है? यहाँ से आप कहोगे लाहौर में खुसरो शाह मलिक है। और तीसरा आप कहोगे सिंध में यहाँ से सुमरा वंश का शासन है। ये उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में ये 3 राज्य जो हैं स्वतंत्र हैं। और सबसे पहले इन पर विजय प्राप्त करेगा, इन पर अभियान करेगा कौन? गौरी। तो सबसे पहले मुल्तान पर करता है। तो मुल्तान पर कब करता है? 1175 ईस्वी में करता है। 1175 ईस्वी में। फिर इसके बाद लाहौर पर 1179 है ना, 1179 ईस्वी में करता है लाहौर पर। और सुमरा वंश पर भी अधिकार कर लेता है, क्योंकि सुमरा वंश के यहाँ से जो शासक थे उन्होंने खुद अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी, गौरी के अधीन हो गए थे।
तो तीनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। आज अब बढ़ते हैं हम 1178 की बात करते हैं। 1178 1178 में 1178 में अभियान होगा गुजरात पर। गुजरात पर तो यहाँ से कौन शासक है भाई? यहाँ से शासक है भीमदित्य। भीमदित्य ये शासन कर रहा है। लेकिन भीमदित्य की माँ जब गौरी 1178 में आक्रमण करेगा, गुजरात पर आक्रमण करेगा, यानी कि भारत पे ही समझ लीजिए, तो उस पर आक्रमण करेगा, तो यहाँ से इनकी माँ जो विधवा है नायिका देवी, नायिका देवी, क्या नाम है? नायिका देवी। इन्हीं के नेतृत्व में गौरी से युद्ध होता है। तो एक मैदान है जिसका नाम है कासहद मैदान। कासहद मैदान में मैदान पर ये युद्ध होता है, कासहद मैदान पर। और आप कहोगे भीमदित्य जीत जाता है। और पहली पराजय, ध्यान रखना, पहला आक्रमण तो आप कहोगे 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण होता है, पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी का। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है 1178 पर जब भीमदित्य से युद्ध होता है, भीमदित्य उसको पराजित कर देता है। ठीक। तो ये हारता है। तो पहली बार कब हारता है? 1178 में, जब भीमदित्य से युद्ध होता है। ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1188 ईस्वी में। 1188 ईस्वी में देखिए, तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध, इन दोनों के युद्ध के कारण होंगे। कि पहला युद्ध का कारण जो होगा, आप कहोगे मोहम्मद गौरी का भटिंडा अभियान होगा। भटिंडा अभियान, भटिंडा अभियान। तो भटिंडा अभियान करता है और तबर हिंद का किला जीत लेता है। कौन? मोहम्मद गौरी। तबर हिंद का किला, तबर हिंद का किला जीत लेता है। और ये जो क्षेत्र है, भटिंडा वाला क्षेत्र है, तबर हिंद का जो किला है, ये किसके साम्राज्य में आता है? पृथ्वीराज तृतीय के क्षेत्र में आता है, या इनके अंडर में आता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तराइन का प्रथम युद्ध के कारण बता रहा हूं। तो 1188 ईस्वी में भटिंडा अभियान एक कारण बनेगा, जो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होगा। तो आइए, तो कारण हमने पढ़ लिया, अब हम युद्ध करते हैं। तो युद्ध में एक हेडिंग डाल लीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक। तो ये वहीं पड़ेगा, भटिंडा के पास। ठीक। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता कब है? आप कहोगे 1191 ईस्वी में होगा। 1191 ईस्वी में होगा। किस किस के बीच होगा? आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय एवं गौरी के बीच होगा, है ना, मोहम्मद गौरी के बीच होगा। यहाँ से आप कहोगे अजमेर में शासन कर रहे हैं कौन? पृथ्वीराज तृतीय। और दिल्ली में कौन है इस समय? दिल्ली में आप कहोगे गोविंद राय। कौन है? गोविंद राय। ये गोविंद राय भाई हैं किसके? आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय के भाई। तो ये सेनापति की भूमिका निभाते हैं। सेनापति की भूमिका, यानी कि सेनापति के रूप में टक्कर तो देने का काम गोविंद राय ही करेंगे, क्योंकि ये सेनापति हैं, यही नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब यही सेनापति के रूप में यही आ गए। तो गोविंद राय जो है, गौरी को भाला मार कर जख्मी कर देता है। तो तराइन के प्रथम युद्ध में
यहाँ से गौरी हारेगा, बुरी तरह हारेगा, और ऐसा हारेगा जो साल भर तक इस अपमान का, इस दुख का, क्योंकि फरिश्ता बताता है कि गौरी कभी सोता नहीं था, इस युद्ध के बारे में सोचता रहता था। ये जो दुख प्रकट इसने करा है इस युद्ध में, और जो अपमान सहा है, इसका बदला जरूर लूंगा। फरिश्ता ये भी बात बताता है, मजे की बात ये भी बताता है कि अपनी पत्नी से मिला भी नहीं, और जो इसके जो वे थे युद्ध में परिधान वगैरह जो कपड़े पहन के गया था, तो वो भी इसने युद्ध में उतारे नहीं थे। ये इस चीज का भी वर्णन करता है। तो युद्ध की तैयारी करता है गौरी, अगले युद्ध की तैयारी करेगा। तो गोविंद राय ने गौरी को भाला मारकर ठीक आपको घायल कर दिया था। और महत्वपूर्ण बात यह है, जब मैं खिलजी क्रांति आपको पढ़ाऊंगा ना, खिलजी क्रांति, और खिलजियों में यहां से पहला अधिकारी नजर आएगा, ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लेना। तो खिलजी अधिकारी ने आपको गौरी की जान बचाई थी। तो पहली बार खिलजी कहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको गौरी की जान बचाने में, यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में नजर आ रहे हैं खिलजी। जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज का भी हम वर्णन करेंगे पीछे आके। तो गोविंद राय, या आप कहोगे स्कंद भी कह देते हैं, और खांडे राव भी इनका नाम था। तो स्कंद या खांडे राव, ठीक, इनका नाम था गोविंद राय का। ये प्रतापी थे और दिल्ली में शासन कर रहे थे। तो सेनापति के रूप में आपको तराइन का प्रथम युद्ध होता है और गौरी को घायल कर देता है। और यहाँ से खिलजी एक अधिकारी ने गौरी की जान बचाई। तो गौरी इस दुख और अपमान को सहन नहीं कर पाया, तो वो सालों साल युद्ध की तैयारी करेगा, अगले युद्ध की तैयारी। तो दूसरा युद्ध होता है 1192 में, 1192 में होता है। आइए, तो 1192 में युद्ध होता है। ध्यान से सुन लेना। एक कन्नौज का शासक है जयचंद्र शासक है, और तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध में तटस्थता बनाए रखेगा। जो युद्ध का मजा लेता है कौन? जयचंद्र, जो कन्नौज और बनारस में शासन करता है। अभी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले तराइन का प्रथम नहीं द्वितीय युद्ध पढ़ेंगे, है ना। द्वितीय युद्ध, तो द्वितीय युद्ध में एक तरफा तो कौन है? एक तरफा है गौरी, मोहम्मद गौरी के आप कहोगे 3 गुलाम है। एक तो नाम है यलदोज, ये गुलाम या सेनापति हम इसको कह देंगे। यलदोज, कुबाचा और ऐबक, ये 3 सेनापति हैं। हालांकि 4 सेनापति और थे जब मैंने किताब पढ़ी थी। मैं उनको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि हमें केवल इन 3 से मतलब है। यही आगे 3 नजर हम आएंगे जब हम ऐबक पढ़ेंगे ना, तो ऐबक की समस्या में ये दोनों खड़े नजर आएंगे, ठीक। तो गौरी के 3 यहाँ से गुलाम या सेनापति ये युद्ध लड़ेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध में। और इधर आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय। तो इधर यहाँ से केंद्र में मुकाबला कौन कर रहा है? आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय। और यहां से किनके भाई यही हैं? गोविंद राय। ये सेना से अगले दल में आगे हैं गोविंद राय, यानी कि अग्रिम दल में आगे हैं, ठीक। तो केंद्र में तो पृथ्वीराज तृतीय हैं, और गोविंद राय आप कहोगे
आगे हैं, यानी कि अगले दल में ये आगे हैं और गौरी से युद्ध चल रहा है। तो इस समय क्या होगा, यहासिक गोविंद राय मारा जाएगा। गोविंद राय मारा जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय का जो भाई है, और पृथ्वीराज तृतीय युद्ध हारेगा। पृथ्वीराज तृतीय युद्ध हार जाता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। और पृथ्वीराज तृतीय की जो मृत्यु के बारे में जो मतभेद हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, या गौरी की मृत्यु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइए, चंद्रबरदाई ये राजकवि थे। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि चंद्रबरदाई ये राजकवि पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि हैं चंद्रबरदाई। तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो, इनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। इसमें बताया कि गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना लिया और कहाँ ले जाया गया, गजनी ले जाया गया। कहाँ ले गए, गजनी ले गए। और वहां जाकर आप कहोगे जब बंदी बना लिया तो गौरी की मृत्यु कर दी। तो इस अपराध में पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु कर दी। इस बात को कौन बताता है, आप कहोगे चंद्रबरदाई बताता है। एक बार और सुनिए। पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी जो है पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बनाकर गजनी ले जाता है, और गजनी में आपको गौरी की हत्या कर देता है पृथ्वीराज तृतीय। जब पृथ्वीराज तृतीय गौरी की हत्या कर देता है तो महासिक पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो जाती है। इसी अपराध में वहां के मतलब जो वे हैं सेना पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु कर देते हैं। तो ये कौन बात बताता है, चंद्रबरदाई बताता है। आगे हम पढ़ते हैं मिन्हाज की पुस्तक, मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबकात नासिरी। इसमें किस बात का उल्लेख है, कि इसमें इस बात का उल्लेख है कि पृथ्वीराज की तुरंत मृत्यु कर दी थी। यानी कि यहाँ तुरंत की बात कर रहे हैं कि पृथ्वीराज तृतीय की गौरी ने तुरंत मृत्यु कर दी थी। मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में इस बात को बताया जाता है। लेकिन हसन निजामी की पुस्तक जो सही वर्णन करती है, जो इसी बात को सब मानते हैं, तो हसन निजामी ये ऐबक के समय नजर आएंगे। हसन निजामी, तो इनकी पुस्तक है ताज उल मासिर। ठीक, ताज उल मासिर को कारनामों का इतिहास भी कहते हैं। कारनामों का इतिहास भी कहते हैं। तो हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में ये इस चीज का वर्णन करा है कि ये नासिरी इस चीज का वर्णन करा है कि पृथ्वीराज तृतीय ने अधीनता स्वीकार कर ली थी पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी की। तो जब अधीनता स्वीकार कर ली तो अजमेर में शासन कर रहे हैं कौन, आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय अजमेर में शासन कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय एक विद्रोह षड्यंत्र बनाते हैं और गौरी को फांसने में मतलब मारने का युद्ध करते हैं, एक षड्यंत्र करते हैं। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय खुद उस जाल में फंस जाते हैं। तो वहां से इस बात का खंडन, मतलब इस बात को आपको कि कैसे हम
करें, जो अधीनता स्वीकार करी है, जो पृथ्वीराज तृतीय के जो सिक्के थे, पिछले हिस्से पर मोहम्मद बिन साम, श्री मोहम्मद बिन साम उल्लेखित किया गया था। तो इस बात को, और एक पुस्तक है संस्कृत की, किसल विधि विधव मसा, ये संस्कृत की पुस्तक है। तो इस बात को भी यही बताया जाता है, इस बात में भी इसी चीज का उल्लेख है कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और कुछ समय तक पृथ्वीराज ने पिछले हिस्से पर मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर मोहम्मद गौरी का नाम उल्लेखित करवाया था अपने सिक्कों पर, यानी कि एक तरफा तो अपना और दूसरी तरफा मोहम्मद गौरी का सिक्के श्री मोहम्मद साम लिखवाया था। तो ये दोनों पुस्तक, एक तो हसन निजामी की ताजुल मासिर अधीनता स्वीकार की बात करते हैं, और एक किसल विधि विधव मसा, ये संस्कृत पुस्तक है। तो दोनों किताब इसी बात को बताते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन जब पृथ्वीराज तृतीय एक षड्यंत्र करते हैं, तो तब महासिक पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद, मृत्युदंड देने के बाद, यहासिक अजमेर में गोविंद राज को अजमेर का शासक बना दिया गौरी ने, और दिल्ली में गोविंद राय का जो पुत्र है, आप कहोगे, उसको यहां शासक बनाया दिल्ली में। फिर इसके बाद 1194 में जो दूर होकर तटस्थता बनाए रखा जयचंद्र ने, और पृथ्वीराज तृतीय से हमेशा उसको नीचा दिखाने का काम करता था। पृथ्वीराज तृतीय से, जब पृथ्वीराज तृतीय प्रथम युद्ध कर रहा था, तराइन का प्रथम युद्ध कर रहा था और द्वितीय युद्ध कर रहा था, तो जयचंद्र दूर होकर मजे ले रहा था, और गौरी को किसी भी उसमें, मतलब ये चाह रहा था कि गौरी युद्ध जीते और पृथ्वीराज तृतीय हार जाए, और वैसा ही हुआ द्वितीय युद्ध में। तो यहां से आप कहोगे 1194 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध। अब यह चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हो रहा है? ये गौरी है एक तरफा, और एक तरफा है जयचंद्र कहां शासन कर रहा है भाई? जयचंद्र आप कहोगे कन्नौज के गैड़वाल एवं बनारस में शासन कर रहा है। बनारस में ये गैड़वाल शासक हैं जयचंद्र, और यहाँ भी आप कहोगे गौरी की विजय हो जाती है। गौरी जयचंद्र को हरा देता है और कन्नौज और बनारस पर अधिकार कर लेता है कुछ समय के लिए। और जब 1194 में गौरी वापस चला जाता है गजनी, तो यहाँ से आप कहोगे ऐबक को छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ तक हमारी क्लास तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध पर समाप्त हो जाती है। तो कल हम जब पढ़ेंगे तो एक तो यल्दौज और कुबाचा और ऐबक ने यहाँ 1194 में कौन सी मस्जिद का निर्माण करा, इसके बारे में हम बात करेंगे।